सबसे पहले हम शुरू करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड के जैसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हुआ था कि 3 लोब्स होते हैं, एंटीरियर, इंटरमीडिएट और उसके बाद पोस्टीरियर। तो सबसे पहले हम इंटीरियर से शुरू करते हैं कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है और उनका क्या फंक्शन होता है। सम ऑफ द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द इंटीरियर लोब स्टिमुलेट और इनहिबिट सिक्रेशन बाय अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स while others have a direct effect on target tissues। जो हार्मोन्स बेसिकली इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेंगे या तो डायरेक्टली टारगेट टिश्यूज़ पे अफेक्ट कर रहे होंगे या फिर वो किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे होंगे कि वो अपने हार्मोन रिलीज़ करे ब्लड में। द रिलीज ऑफ एन इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन फॉलोज स्टिमुलेशन ऑफ द ग्लैंड बाय a specific releasing hormone produced by the hypothalamus। इंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन कब रिलीज़ करता है? जब इसको स्टिमुलेशन आती है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस इसको स्टिमुलेट करेगा, फिर इंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये अपने आगे हार्मोन्स रिलीज़ करेगी ब्लड में। द होल सिस्टम इज़ कंट्रोल्ड बाय ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये सिस्टम कैसे कंट्रोल होगा? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है क्या? दैट इज़ व्हेन देयर इज़ अ लो लेवल ऑफ ए हार्मोन in the blood supplying the hypothalamus, it produces the appropriate releasing hormone that stimulates release of a trophic hormone by the interior pituitary। हाइपोथैलेमस के पास जो ब्लड फ्लो आ रहा होगा उसमें वो देखेगा कि किसी हार्मोन का लेवल कम तो नहीं है। अगर किसी हार्मोन का लेवल कम होगा तो वो स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, जाके ऑर्डर देगा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, इंटीरियर पिट्यूटरी लोब को बल्कि, कि भाई आप अपना हार्मोन रिलीज़ करो ताकि जो कमी है उसको वो पूरा कर सके। तो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या करेगा? दिस इन टर्न स्टिमुलेट्स द टारगेट ग्लैंड टू प्रोड्यूस एंड रिलीज इट्स हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड आगे फर्दर उसका मैसेज कन्वे कर देगा ग्लैंड को कि भाई आप रिलीज़ करें अपना हार्मोन। एज अ रिजल्ट द ब्लड लेवल ऑफ दैट हार्मोन राइजेज एंड इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ रिलीजिंग फैक्टर बाय द हाइपोथैलेमस। फिर जब उस हार्मोन का लेवल ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो हाइपोथैलेमस में जाके उसको अब इनहिबिट कर देगा कि अब फर्दर आगे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह ये फीडबैक मैकेनिज्म से सारा कंट्रोल होता है। अभी मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। ये सबसे पहले ऊपर हमारे पास है हाइपोथैलेमस, ये डिटेक्टर होता है, ये डिटेक्ट करता है। अब ये यहाँ पे देखें लोअर ब्लड लेवल्स ऑफ टारगेट ग्लैंड हार्मोन्स। कोई भी हार्मोन उसका ब्लड में लेवल कम है तो वो जब ब्लड पहुँचा इधर हाइपोथैलेमस तक तो हाइपोथैलेमस ने देखा कि इसमें इस हार्मोन का लेवल कम है तो उसने स्टिमुलेट किया हाइपोथैलेमस को कि वो इसकी जो कमी है उसको पूरी करे। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ये हार्मोन रिलीज़ कराएगा। हार्मोन रिलीज़ कहाँ जाके इफेक्ट करेंगे? इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कंट्रोल सेंटर है। ये इसको आके स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई आप जो कमी है उसको पूरा करो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अब क्या करेगा? ये ट्रॉफिक हार्मोन्स रिलीज़ करेगा जो जाएंगे किधर? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ। तो ये फिर इसके जो भी हार्मोन रिलीज़ होगा आगे भी हम देखेंगे कौन कौन से हार्मोन होते हैं, वो जाके फिर जो ग्लैंड है उसको अफेक्ट करेंगे कि भाई अब आप अपनी सिक्रीशंस को निकालना शुरू कर दें ब्लड में। तो वो जब ग्लैंड सिक्रीट करने लग जाएगा तो ब्लड लेवल उस हार्मोन के बढ़ जाएंगे। जैसे ही वो नॉर्मल पे आएंगे तो यहाँ से एक इनहिबिशन का सिग्नल हाइपोथैलेमस को चला जाएगा कि भाई और ये हार्मोन रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह ये नेगेटिव फीडबैक से सारी सिक्रीशंस कंट्रोल हो रही होती हैं। सबसे पहले डिटेक्ट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। फिर वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड के पास मैसेज जाता है, वो एक्शन लेता है, वो आगे फिर जो भी ग्लैंड हो जिसने वो हार्मोन सिक्रेट करना हो उससे कहता है कि वो हार्मोन सिक्रेट करें। ये क्लियर हो गया या अगर कोई बात समझ नहीं है तो मैं रिपीट कर दूँ? हो गया सर। ठीक हो गया। तो ये तो एक बेसिक नो सर, हो गया। ये एक बेसिक मैकेनिज्म है हमारे पास। अब हम आगे वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ गया ग्रोथ हार्मोन। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि इसका काम क्या होगा? मेनली ये ग्रोथ बॉडी की कराएगा। दिस इज़ द मोस्ट अबेंडेंट हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी। इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ मोस्ट बॉडी सेल्स बट स्पेशली दोज इन द बोन्स एंड स्केलेटल मसल्स। ये हर बॉडी सेल पे काम कर रहा होता है, उसका साइज़ बढ़ा रहा होता है, पर ज़्यादा इसका काम किधर होगा? बोन्स पे होगा और स्केलेटल मसल्स पे होगा। Body growth in response to the secretion of growth hormone is evident during childhood and adolescence, and thereafter secretion of growth hormone maintains the mass of bones and skeletal muscles। जो बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है ये हमारी अर्ली अडल्ट एज तक होती है, 18-20 साल तक।
तब तक तो ग्रोथ ही करवाएगा ये हार्मोन। उसके बाद जब हम अडल्ट लाइफ में इंटर हो चुके हुए होंगे, उसके बाद जो ग्रोथ हार्मोन होगा तब इसका क्या काम होगा, ये सिर्फ हड्डियों पे काम करेगा और स्केलेटल मसल्स पे काम करेगा। इट आल्सो, इसके कुछ और फंक्शंस भी हैं ग्रोथ के अलावा, वो क्या हैं? इट आल्सो रेगुलेट्स एस्पेक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इन मैनी ऑर्गन्स। लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, पेंक्रियाज हो गया, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म करा रहा होता है, उसमें मदद देता है। स्टिमुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में मदद देता है। स्पेशली टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोमोट्स ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, फैट्स को तोड़ने में मदद देता है। एंड इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को भी बढ़ाता है। तो ये सिर्फ ग्रोथ नहीं करवा रहा, उसके अलावा भी इसके मेटाबॉलिज्म में भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बनवाना और फैट्स की ब्रेकडाउन कराना। इट्स रिलीज इज स्टिमुलेटेड, अब ये कब रिलीज होता है? बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH एंड सप्रेस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन GHRIH, also known as somatostatin, both of which are secreted by the hypothalamus। अब हाइपोथैलेमस सिक्रेट करेगा ये हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा और उससे रिलीज करवाएगा ग्रोथ हार्मोन। अब इसको हम डायग्राम से देखते हैं। ये है हमारा हाइपोथैलेमस, तो यहाँ इसने क्या रिलीज़ किया? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH। इसने जब ये रिलीज़ कर देगा हार्मोन, तो ये आके एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा कि आप ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ कर दो, तो वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ कर देगा और फिर ग्रोथ हार्मोन आगे अपना काम करेगा। मेटाबॉलिज्म वगैरह हो गया, लीवर में जाके बोन या मसल ग्रोथ या जो वैसे ही ग्रोथ है बॉडी की, वो ये सारा करवाता है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जब हमें जितना बॉडी को रिक्वायर्ड होगा ग्रोथ हार्मोन उतना बन चुका होगा ब्लड में, तो फिर हाइपोथैलेमस एक और यहाँ से निकालता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। वो फिर इंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि अब मज़ीद ग्रोथ हार्मोन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट होता है। नेक्स्ट जो हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी लोब से सिक्रेट हो रहा है वो हमारे पास है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। This hormone is synthesized by the anterior pituitary and its release is stimulated by thyrotrophin releasing hormone from the hypothalamus। Again इसका भी जो रिलीज है TSH का वो कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। कैसे कर रहा है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू। इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड विच सिक्रेट्स द हार्मोन्स थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन। बेसिकली सबसे पहले हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज़ करेगा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो जाके थायराइड को कहेगा कि आप T4 और T3 को ब्लड में सिक्रेट करना शुरू कर दो। ये जो सिक्रेशन है ये भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होती है। When the blood level of thyroid hormones is high, secretion of TSH is reduced and vice versa। जब हार्मोन थायराइड हार्मोन का लेवल हाई होगा ब्लड में, तब ये सारा मैकेनिज्म रुक जाएगा, और जब कम होगा तो ये मैकेनिज्म चल जाएगा। ये डायग्राम से इसको देखते हैं। ये हमारे पास समझें ब्लड में जो T3 और T4 दो जो हार्मोन होते हैं उनका लेवल कम है, वो लेवल कम है, हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट किया, तो इसने हार्मोन रिलीज़ किया जिसको हम क्या कह रहे हैं? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। इसने आके इंटीरियर पिट्यूटरी को कहा कि आप रिलीज़ करवा दें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इंटीरियर पिट्यूटरी ने जाके थायराइड ग्लैंड को कहा कि भाई आप अपने हार्मोन रिलीज़ कर दें ब्लड में। वो हार्मोन कौन से हैं? वो T4 हैं और T3। वो बन गए T4 और T3। जब ये बन जाएंगे ब्लड में इसका लेवल हाई हो जाएगा, तो ये नेगेटिव फीडबैक देंगे कि बस अब आप रुक जाए, इस प्रोसेस को रोक दें, मज़ीद इस हार्मोन की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है। इस तरह हमारे पास थायराइड हार्मोन जो है वो उसकी रेगुलेशन होती है हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी से। नेक्स्ट जो हार्मोन अब रिलीज़ हो रहा है वो हमारे पास कौन सा है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिसे हम क्या बोलते हैं? ACTH या फिर कॉर्टिकोट्रॉफिन। अब ये हार्मोन कैसे रिलीज़ होता है? तो इसके रिलीज़ के लिए हमें ये चीज़ चाहिए, कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन CRH। ये भी अब किधर से सिंथेसाइज हो रहा है? हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज हो रहा है। प्रमोट्स द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ ACTH बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी। और रिलीज़ कहाँ से होगा? इंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH। दिस इंक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड्स विद इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द आउटपुट ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स स्पेशली कॉर्टिसोल। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स आपको याद हो तो हमने पढ़ा था एड्रिनल ग्लैंड का जो है एक पार्ट होता है, बेसिकली इसका काम क्या होता है? स्टेरॉइड हार्मोन्स को सिक्रेट कराना। तो वो किसके थ्रू होता है? ACTH के थ्रू हो रहा है। Secretion is also regulated by a negative feedback mechanism being suppressed when the blood level of ACTH rises। जब ये ब्लड में ये लेवल ज़्यादा हो जाएंगे तो ये फिर इस मैकेनिज़्म सारा रुक जाएगा, जैसे हमने एग्जांपल्स
प्रीवियस उनकी देखी हैं ग्रोथ हार्मोन वगैरह की। अदर फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट सिक्रीशन इंक्लूड हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज एंड अदर स्ट्रेसर्स, फॉर एग्जांपल इमोशनल स्टेट्स एंड फीवर। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इसकी रिलीज़ को प्रमोट करती हैं। क्या क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है, एक्सरसाइज आप लोग कर रहे हैं या कोई स्ट्रेस वगैरह जैसे इमोशनल स्टेट्स एंड फीवर। यहाँ भी ये दिखाया जा रहा है कि स्ट्रेसर्स वगैरह होंगे या कोई भी रीज़न होगी तो वो हाइपोथैलेमस को कहेगी कि वो रिलीज़ करा दे ये CRH। CRH जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज़ करेगी? ACTH। ACTH जाके एड्रिनल ग्लैंड्स पे काम करेगा और वो कोर्टिसोल हार्मोन को ब्लड में रिलीज़ करवाएगा। जब कोर्टिसोल का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा तो ये एक इनिबिशन फैक्टर यहाँ चला जाएगा सिग्नल हाइपोथैलेमस को कि मज़ीद और CRH रिलीज़ कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स देखी हैं नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल हो रहा है। नेक्स्ट जो हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट हो रहा है वो हमारे पास है प्रोलैक्टिन। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रिपेयर द ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इनका काम ये प्रोलैक्टिन कब रिलीज़ हो रहा है? प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज़ हो रहा है, जिसका मकसद क्या है कि वो लैक्टेशन के लिए फीमेल की बॉडी को तैयार कर सके आफ्टर चाइल्ड बर्थ। द ब्लड लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इज स्टिमुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इसको क्या कंट्रोल कर रहा है? PRH कंट्रोल कर रहा है, रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड इट इज़ लोवर्ड बाय प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसका नाम किया है PAH या डोपामाइन, एंड बाय एन इंक्रीज्ड ब्लड लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का लेवल जब ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो वो इसकी इनहिबिशन कर देगी, किसकी? PRH की। Immediately after birth suckling stimulates prolactin secretion and lactation. Prolactin together with estrogens, corticosteroids, insulin and thyroxine is involved in initiating and maintaining lactation. मेन काम किया प्रोलैक्टिन का? लैक्टेशन से रिलेटेड इसका काम है। कंट्रोल किससे होता है? PRH से होता है। PRH कहाँ से रिलीज़ होगा? हाइपोथैलेमस से। ये रिलीज़ होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन को रिलीज़ कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है हार्मोन उसको हम क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोफिन्स। जस्ट बिफोर प्यूबर्टी 2 गोनाडोट्रोफिन्स sex hormones are secreted in gradually increasing amounts by the anterior pituitary in response to luteinizing hormone releasing hormone, also known as gonadotrophin releasing hormone. अब ये है कि हाइपोथैलेमस में ये दो होते हैं फैक्टर्स, एक तो ये LHRH है और एक ये GnRH है। ये रिलीज़ होते हैं हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाते हैं और वो फिर इन सेक्स हार्मोन्स को ब्लड में खुद रिलीज़ कर देता है। एट प्यूबर्टी सिक्रीशन इंक्रीजेस। ये प्यूबर्टी से पहले तो इनकी सिक्रीशन इतनी नहीं होती, प्यूबर्टी के जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है तब इसकी सिक्रीशन शुरू होती है। और इन सेक्स हार्मोन्स का काम क्या है? सेकेंडरी मेल एंड फीमेल जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें उनको डेवलप करवाता है। फर्दर इनेबलिंग नॉर्मल एडल्ट फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल आर, कौन कौन से हार्मोन्स अब रिलीज होते हैं? गोनाडोट्रोफिन्स में हमारे पास 2 हार्मोन है, एक FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा हमारे पास क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम क्या कह रहे हैं? LH। अब इन बोथ सेक्सेस, दोनों मेल और फीमेल में FSH का क्या काम है? ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स, ओवा या स्पर्मेटोजोआ बाय द गोनेट्स, जो रिप्रोडक्शन में आगे हेल्प करेंगे। तो FSH का दोनों में एक तो ये कॉमन काम है कि ये क्या करवाता है? प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स। बाकी फीमेल्स में अगर देखा जाए तो उसमें ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH दोनों जो गोनाडोट्रोफिन से, इनका क्या काम है? आर इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये बेसिकली किसके लेवल को कंट्रोल कर रहे होते हैं? एस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को। एज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन राइज, सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH इज सप्रेस्ड। ये इसकी सिक्रीशन करवा रहे हैं, जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो FSH की सिक्रीशन खुद ब खुद कम हो जाएगी। मेल्स में अगर हम देखें तो LH का क्या काम है? इसको हम मेल्स में ये भी कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH। ये स्टिमुलेट्स करता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस टू सिक्रेट द हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। शॉर्ट अगर इसे करें तो LH का मेल में क्या काम है? टेस्टोस्टेरॉन सिक्रेट करवाना। फीमेल में क्या काम है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करवाता है। ये यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये वही चार्ट बना हुआ है कि कैसे होगा कि यहाँ से सिग्नल जाएगा, ये आएंगे, GnRH इस पर एक्ट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH जो है इसको रिलीज़ करेगी। ये ओवरीज में फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाएंगे और मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाएंगे। जैसे ये लेवल्स बढ़ेंगे तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ सिग्नल जाएगा कि अब फर्दर रिलीज़ की ज़रूरत नहीं है।
तो ये सारे जो हार्मोन्स अभी तक हमने पढ़े, ये सारे किधर से रिलीज़ हो रहे थे? एंटीरियर पिट्यूटरी से। कौन कौन से थे? एक हमारे पास है गोनाडोट्रोफिन्स, दूसरा हमारे पास था प्रोलैक्टिन, उसके बाद ये ACTH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे थे एंटीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से रिलीज़ होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो रिलीज़ होते हैं, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन और दूसरे का नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। ये जो ADH है ये हम किडनी की फिजियोलॉजी में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये हार्मोन्स कहाँ बनते हैं? हाइपोथैलेमस में बनते हैं और आके स्टोर किधर होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो उसमें मैंने बताया था कि दो सेंटर्स ऊपर होते हैं, सुप्रा न्यूक्लियर और पैरावेंट्रिकुलर सेंटर हाइपोथैलेमस में, जहाँ पे ये हार्मोन्स बनते हैं। उसके बाद आके ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं, जब इनकी ज़रूरत होती है यहाँ से सिक्रेट आउट हो जाते हैं। अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं, इनके क्या फंक्शंस। Oxytocin stimulates two target tissues during and after childbirth, parturition, uterine smooth muscle and the muscle cells of the lactating breast। दो चीज़ों पे ऑक्सीटोसिन ने एक्ट करना है। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हमारे पास है यूट्राइन स्मूथ मसल, जो डिलीवरी के दौरान आपको मदद देता है, और दूसरा हमारे पास क्या है? ये लैक्टेटिंग ब्रेस्ट जो है उसके मसल सेल्स पे ये एक्ट करती है फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो ये दो इसके काम है ऑक्सीटोसिन के। During childbirth, increasing amounts of oxytocin are released by the posterior pituitary into the bloodstream in response to increasing distension of sensory stretch receptors in the uterine cervix by the baby's head। अब ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करता है मोर पावरफुल यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस एंड ग्रेटर स्ट्रेचिंग ऑफ द यूट्रिन सर्विक्स एज द बॉडीज हेड इज फोर्स्ड फर्दर डाउनवर्ड्स। उस डिलीवरी में ये ऑक्सीटोसिन फिर क्या करेगा? मदद देगा। अब इसमें यूँ नहीं होगा कि ऑक्सीटोसिन आया तो बस ये मैकेनिज़्म रुक गया। ये कैसा मैकेनिज़्म है? ये पॉजिटिव फीडबैक है। जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन आ रहा है और ग्रेटर स्टिमुलेशन हो रही है, जिसकी वजह से और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता जा रहा है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म विच स्टॉप सून आफ्टर द बेबी इज़ डिलीवर्ड एंड डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रिन सर्विक्स इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड। ये कब ख़त्म होता है? जब बेबी डिलीवर हो चुका हुआ हो। तो ये किसकी एग्जांपल है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की। तो ऑक्सीटोसिन के क्या काम है? एक तो ये डिलीवरी में मदद देता है, दूसरा ये है कि लैक्टेटिंग ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। द प्रोसेस ऑफ मिल्क इंजेक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये जो मिल्क इंजेक्शन है ये भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। कैसे? देख लेते हैं। सकलिंग जनरेट सेंसरी इम्पल्सेस दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ब्रेस्ट टू द हाइपोथैलेमस। जैसे ही सकलिंग स्टार्ट होगी तो नर्व इम्पल्सेस जाएंगी ब्रेस्ट से सीधा हाइपोथैलेमस के पास। द इम्पल्सेस ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। हाइपोथैलेमस को कहेंगे कि भैया ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ कराना शुरू कर दो फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? ये जो सेल्स होते हैं ब्रेस्ट के पास जिनका काम होता है मिल्क प्रोडक्शन, उनकी कॉन्ट्रैक्शन कराता है। वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल्क निकलना शुरू हो जाएगा। सकलिंग ऑल्सो इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। अभी पीछे हमने देखा है कि प्रोलैक्टिन का भी मिल्क प्रोडक्शन में रोल है, तो उसका जो इनहिबिटिंग हार्मोन है उसको भी ये सप्रेस कर देते हैं ताकि प्रोलैक्टिन की भी सिक्रीशन साथ साथ स्टार्ट रहे और लैक्टेशन कंटिन्यूस रहे। ये तो था कि जब वो प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी हुई, उसके बाद अगर नॉन लैक्टेटिंग फीमेल्स हैं या फिर मेल्स हैं उसमें इस हार्मोन का अभी तक फंक्शन कोई क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो सका। तो ये ऑक्सीटोसिन के दो मेन फंक्शंस थे। दूसरा हार्मोन जो ये रिलीज़ करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो हमारे पास है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं? ADH या फिर वैसोप्रेसिन। द मेन इफेक्ट ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इज टू रिड्यूस यूरिन आउटपुट। मेन इसका काम क्या है कि यूरिन आउटपुट को ये कम करता है। ADH एक्ट्स ऑन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड एंड कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी इंक्रीजिंग द परमेबिलिटी टू वाटर। ये मैं आपको डिटेल में पहले किडनी वाले में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इधर मैं सिर्फ जस्ट इसको रीड ही करूँगा। As a result, the reabsorption of water from the glomerular filtrate is increased. The amount of ADH secreted is determined by the osmotic pressure of the blood circulating to the osmoreceptors in the hypothalamus. As the osmotic pressure rises, for example, as a result of dehydration or falling hemorrhage, the secretion of ADH increases. More water is therefore absorbed and the urine output is reduced. तो मेन काम ADH का क्या है? पानी की एब्जॉर्प्शन करवाता है किडनी से दोबारा ब्लड में। दिस मीन्स दैट द बॉडी रिटेन्स मोर वाटर, ज़्यादा वाटर रिटेन करेगी बॉडी, एंड द राइज इन ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिवर्स्ड। जो प्रेशर बढ़ा हुआ था, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ा हुआ है, उसको वो कम कर देती है। कन्वर्सली, व्हेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड इज लो, फॉर एग्जांपल आफ्टर अ लार्ज फ्लूइड इनटेक, सिक्रीशन ऑफ ADH इज रिड्यूस। पानी बहुत ज़्यादा आपने पी लिया है, अब रीअब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं है, तो ADH की सिक्रीशन ख़त्म हो जाती है, पानी ज़्यादा यूरिन के थ्रू निकलता जाता है। लेस वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड एंड मोर यूरिन इज प्रोड्यूस्ड।
एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सीवियर ब्लड लॉस ADH कॉजेज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर कोई बहुत सीवियर आपकी कोई इंजरी हुई है बॉडी में जिससे बहुत ज़्यादा खून निकल गया, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ADH की बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में ब्लड में आ जाता है। जब हाई कॉन्सेंट्रेशन में आए तो ये क्या करता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है स्मॉल आर्टरीज में। तो ये एक प्रेशर इफेक्ट है, इस वजह जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर राइज करता है। इसलिए इस हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, वैजोप्रेसिन, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को भी राइज कराने में मदद देता है। कब देगा, जब बहुत ब्लड लॉस हो चुका है, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में ADH रिलीज हुआ है, तो ये ब्लड वेसल्स को साथ साथ कॉन्स्ट्रिक्ट करा देते हैं, तो जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, वैजोप्रेसिन। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर रेज हुए तो ऑस्मो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस में थे, उन्होंने डिटेक्ट किया, उन्होंने पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहा कि आप ADH रिलीज़ करा दें। ADH ने किडनी से वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करा दी और ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर दोबारा कम हो गया। जब वो कम होगा तो वो यहाँ जाके इसको इनिबिट कर देगा कि फर्दर स्टिमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक अभी हमने सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड ख़त्म किया, उसमें हमने इंटीरियर लोब के पढ़े हार्मोन्स, पोस्टीरियर लोब के पढ़े, इंटरमीडिएट लोब जैसे पहले डिस्कस हो चुका है उसके फंक्शंस अननोन है। तो ये तो हमारे पास ख़त्म हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन रिलीज़ करता है, एक हमारे पास है थायरॉक्सिन, दूसरा है हमारे पास ट्राईआइडोथायरोनिन और तीसरा हमारे पास होता है कैल्सीटोनिन। अब इनके फंक्शंस देखते हैं। आयोडीन इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है, और जो इनको नाम दिए गए ना थायरॉक्सिन, वो इसलिए दिया गया इसमें क्योंकि इसमें आयोडीन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 4, और दूसरे हार्मोन का नाम है ट्राईआइडोथायरोनिन। क्यों, क्योंकि इसमें आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो T3 और T4 2 मेन हार्मोन्स हैं जो रिलीज़ होते हैं थायराइड ग्लैंड से। इनके बनने के लिए अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, आयोडीन की। द थायराइड ग्लैंड सेलेक्टिवली टेक्स अप आयोडीन फ्रॉम द ब्लड, अ प्रोसेस कॉल्ड आयोडीन ट्रैपिंग। ब्लड से थायराइड ग्लैंड थोड़ा थोड़ा सेलेक्टिवली आयोडीन को लेता रहता है और इन हार्मोन्स को बनाता है। किन हार्मोन्स को, T3 एंड T4 को। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयोडीन ट्रैपिंग। द थायराइड हार्मोन्स आर रिलीज्ड एज लार्ज प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ग्लोबुलिन, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलाइड। अब कोलाइड आपको याद हो, अभी हमने एनाटमी में डिस्कस किया था कि इसमें ये कोलाइड सिक्रेट करते हैं, ये जो फॉलिकल सेल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के, उसका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन। ये इस तरह रिलीज़ होते हैं थायराइड हार्मोन्स। द रिलीज ऑफ T3 एंड T4 इन द ब्लड स्टिमुलेटेड बाय, ये कब रिलीज़ होंगे, TSH के थ्रू होंगे। TSH कहाँ से सिक्रेट होगा, इंटीरियर पिट्यूटरी, जैसे हम ऊपर देखा है कि ये रिलीज़ होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होगा, ये जाके थायराइड को कहेगा कि आप इन हार्मोन्स को रिलीज़ कर दें ब्लड में, T3 एंड T4। Secretion of TSH is stimulated by thyrotropin releasing hormone from the hypothalamus, and secretion of TRH is stimulated by exercise, stress, malnutrition, low plasma glucose level and sleep। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को रिलीज़ करवाते हैं। The level of secretion of TSH depends on the plasma level of T3 and T4 because these hormones affect the sensitivity of the anterior pituitary to TRH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कितनी सिक्रेशन होगी वो डिपेंड करता है हार्मोन्स ब्लड में कितने। अगर T3 और T4 का लेवल ज़्यादा है, जितना बॉडी को ज़रूरत है, तो TSH की सिक्रेशन नहीं होगी, और अगर ये हार्मोन्स कम है बॉडी में तो फिर इसकी सिक्रेशन स्टार्ट हो जाती है, जो इस बेसिकली आगे जाके थायराइड ग्लैंड को कहते हैं कि आप T3 और T4 को सिक्रेट करें। Through the negative feedback mechanism, increased levels of T3 and T4 decrease TSH secretion and vice versa. When the supply of iodine is deficient, excess TSH is secreted and there is proliferation of thyroid gland cells and enlargement of the gland। अब हमने बात की है कि ये जो T3 और T4 बनने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आयोडीन की। अब अगर आपका खाना ऐसा है कि जिसमें आयोडीन की कमी है, तो उससे क्या होगा कि अब ये हार्मोन नहीं बन रहे, तो TSH बार बार सिक्रेट हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो थायराइड को कह रहा है कि अब ये हार्मोन बनाओ। उससे क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड की इन्लार्जमेंट हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गाइटर। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों की गर्दन जो होती है वो सूजी हुई होती है, वो इस वजह से होती है। सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 बिगिनस अबाउट 3rd मंथ ऑफ द फीटल लाइफ। 3rd मंथ में ये स्टार्ट हो जाती है फीटल लाइफ की, और इंक्रीज कब तक होती है, प्यूबर्टी तक, और वुमेन में कब होती है, ये ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर्स तक, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अदरवाइज इसका जो है एक कांस्टेंट लेवल होता है थ्रू आउट द लाइफ।
थायराइड हार्मोन्स एंटर द सेल न्यूक्लियस एंड रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। अब इसके फंक्शंस आ गए, यहाँ तक तो हमने देखा ना ये रिलीज़ किस वजह से हुए और इनका लेवल कैसे कंट्रोल हुआ। अब इनकी फंक्शंस देखते हैं। पहला फंक्शन क्या है कि ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। दे इंक्रीज और डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स। प्रोटीन्स की सिंथेसिस या बढ़ाते हैं या कम करते हैं। दूसरा क्या है, दे इनहांस द इफेक्ट्स ऑफ अदर हार्मोन्स, एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये भी उधर एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, तो ये उनके भी इफेक्ट को बढ़ाते हैं। T3 एंड T4 अफेक्ट मोस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी बाय, कैसे अफेक्ट करते हैं सेल्स ऑफ बॉडी को, इंक्रीजिंग द बेजल मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शन। मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देते हैं, जो तोड़ फोड़ जिस्म में हो रही होती है उसको ये इंक्रीज़ करते हैं, और हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये जो खाने के 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म में 2 हार्मोन मदद देते हैं। और T3 एंड T4 आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्पेशली ऑफ द स्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम बनाने में मदद देते हैं और नर्वस सिस्टम बनाने में भी ये मदद देते हैं। कौन से हार्मोन? T3 एंड T4। नेक्स्ट जो इसका लास्ट हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का, वो हमारे पास कौन सा है? कैल्सिटोनिन। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पैराफोलिकुलर और सी सेल्स इन द थायराइड ग्लैंड। ये भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। सी सेल्स जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं कैल्सिटोनिन। अभी इसका फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स ऑन बोन सेल्स एंड द किडनीज टू रिड्यूस ब्लड कैल्शियम लेवल्स व्हेन दे आर रेज्ड। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाए तो ये उस कैल्शियम को ब्लड से उठाते हैं और बोन्स में स्टोर कर देते हैं। तो मेन इनका मकसद क्या होता है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसे कम करके नॉर्मल की तरफ लेके आएंगे। इट प्रमोट्स स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन बोन्स एंड इनहिबिट्स रिब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल टिब्यूल्स। पहली बात ये होगी कि कैल्शियम को स्टोर करेंगे बोन्स में। अब कैल्शियम ब्लड में एक्सेस में है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो जो ज़रूरत से ज़्यादा उसको बोन्स में स्टोर करेंगे, या फिर रीनल टिब्यूल्स को कहेंगे नेफ्रॉन में कि आपने कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब नहीं करना बल्कि यूरिन में पास आउट कराते जाएं ताकि बॉडी से कैल्शियम कम हो। तो मेन इसका कैल्सिटोनिन का काम क्या है कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। इट्स इफेक्ट इज़ ऑपोजिट टू दैट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। अभी नेक्स्ट हम पैराथायराइड हार्मोन पढ़ेंगे, उससे इसका फंक्शन ऑपोजिट होता है। द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पैराथायराइड ग्लैंड। रिलीज ऑफ कैल्सिटोनिन इज स्टिमुलेटेड बाय एन इंक्रीज इन द ब्लड कैल्शियम लेवल। कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ेगा तभी हार्मोन रिलीज होगा कैल्सिटोनिन। काम क्या होगा? उस कैल्शियम के लेवल को कम करके नॉर्मल पे लेके आना। दिस हार्मोन इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड व्हेन बोन्स अंडरगो कंसिडरेबल चेंजेस इन साइज एंड शेप। चाइल्डहुड में इसका ज़्यादा काम होता है क्योंकि एक एक्सेस जो कैल्शियम होता है उसे स्टोर करता है, जिससे बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं वो मजबूत बनती हैं। ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड ख़त्म हो गया। इसके 3 हार्मोन कौन से थे? T3, T4 और कैल्सिटोनिन। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। सर आगे जाए। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास अब ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड, जो हमने पढ़ा था अभी कि जो थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर सरफेस पे 4 छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड। अब द पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रेट पैराथायराइड हार्मोन। ये पीटीएच को सिक्रेट करते हैं, जिसका नाम क्या है? पैराथायराइड हार्मोन या पैराथॉर्मोन भी कहते हैं। सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय ब्लड कैल्शियम लेवल्स। व्हेन दे फॉल सिक्रेशन ऑफ पीटीएच इज इंक्रीज्ड एंड वाइस वर्सा। अभी हमने इसमें देखे कैल्सिटोनिन में कि जब ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई हो तो ये एक्ट करके उस लेवल को कम करते हैं। अब जब कम हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाए, फिर ये हार्मोन रिलीज़ होता है पैराथायराइड हार्मोन। इसका काम क्या होता है कि ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको नॉर्मल की तरफ ले जाए। कैसे लेके आएगा? इस तरह लाएगा कि पहले तो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द रीनल ट्यूबल्स। नेफ्रॉन को कहेगा कि आपने कैल्शियम को मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड में भेजते जाएँ, कमी हुई हुई है। इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन हो रही होगी वहाँ से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवा के वापस ब्लड में लेके आएगा। इफ़ दीज सोर्सेज प्रोवाइड इनएडिक्वेट सप्लाईज, अगर इन 2 तरीक़ों से कैल्शियम की नीड पूरी नहीं हो रही, क्या क्या 2 तरीके हैं? एक किडनी से रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन से। फिर पीटीएच क्या करता है? बोन्स के जो सेल्स हैं उन्हें तोड़ने लग जाता है, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम स्टोर होता है, तो वहाँ से कैल्शियम निकाल के ब्लड में लाना शुरू कर देता है, जिसका नुकसान क्या होता है कि आपकी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो ये पैराथायराइड ग्लैंड का काम है, कैल्शियम लेवल कम हो तो उसको नॉर्मल की तरफ ले आए। पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड एक्ट इन ए कम्प्लीमेंट्री मैनर टू मेंटेन ब्लड कैल्शियम लेवल्स विद इन द नॉर्मल रेंज। एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये कैल्सिटोनिन उसको काम करेगा, और अगर कम हो जाएगा तो पैराथॉर्मोन उसको ज़्यादा करेगा। तो इन दोनों के फंक्शन आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं।
और पैराथर ये क्यों ज़रूरी होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होता है, नर्व ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है और नॉर्मल एक्शन ऑफ मैनी एंजाइम्स के लिए भी ये ज़रूरी होता है ये हार्मोन। नेक्स्ट हमारे पास आ गए एड्रिनल ग्लैंड्स, जो हमने पढ़े थे कि किडनी के ऊपर होते हैं 2 ग्लैंड्स, एक राइट और एक लेफ्ट। तो वो सबसे पहले जो हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हो रहे हैं, उसके हमने 2 हिस्से पढ़े थे, एक एड्रिनल मेडुला था, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स से जो पहला हार्मोन रिलीज हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस। ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में आती है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं और यही आपको मदद करते हैं स्ट्रेस को ओवरकम करने में। और दूसरा इनका काम किया है कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं। Secretion is controlled through a negative feedback system involving the hypothalamus and the anterior pituitary। उसी तरह जैसे हमने पहले पिट्यूटरी हार्मोन में देखा है, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी से इन दोनों की रेगुलेशन हो रही होती है। It is stimulated by ACTH from the anterior pituitary and by stress। ACTH जब रिलीज होकर पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रिनल ग्लैंड की तरफ आता है तो ये रिलीज करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। Glucocorticoids have widespread metabolic effects generally concerned with catabolism of protein and fat that makes glucose and the substances available for use। इनका मेन काम क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स करवाते हैं और उससे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो ब्लड में जाता है और जो भी बॉडी की नीड हो उसमें वो यूज़ होता है। कैसे करवाते हैं? अब ये जो 2 चीज़ें हमने बोल देंगे, प्रोटीन और फैट की ब्रेक डाउन कराएगा। कैसे कराएगा? उसके 2-3 तरीके हैं। पहला हमारे पास तरीका क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर फ्रॉम फॉर एग्जांपल प्रोटीन एंड हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया हुआ रेस्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल तो उससे ही बनाना शुरू कर देगा, या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस से। लिपोलाइसिस कराता है, ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। लिपिड्स को तोड़ना हो तो उससे हम क्या बोलते हैं? लिपो मतलब लिपिड्स और लाइसिस मतलब तोड़ना। लिपिड्स को तोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। स्टिमुलेटिंग ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, रिलीजिंग अमाइनो एसिड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को का ब्रेक डाउन करवाता है जिससे हमारे पास अमाइनो एसिड रिलीज़ होते हैं। वो अमाइनो एसिड्स यूज़ होकर कोई और प्रोटीन्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स बना लेते हैं, या फिर एटीपी प्रोडक्शन में मदद देते हैं जो बॉडी को एनर्जी देती है। उसके अलावा एक और इनका फंक्शन किया है कि ये प्रमोट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल टिब्यूल्स, अ वीक मिनरेलो-कॉर्टिकॉइड इफेक्ट। ये जो मिनरेलो-कॉर्टिकॉइड इफेक्ट होता है कि मिनरल्स के लेवल को कंट्रोल करना, ये एल्डोस्टेरोन का काम होता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का भी थोड़ा बहुत इसमें रोल है पर कोई स्ट्रॉन्ग रोल नहीं है। मेनली ये जो सोडियम की एब्जॉर्प्शन और वाटर की ये एल्डोस्टेरोन करवा रहा होता है। तो ये था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यहाँ तक हमने इनके फंक्शंस पढ़े कि मेनली ये क्या कर रहे हैं? प्रोटीन और फैट की ब्रेक डाउन कर रहे हैं और हमें ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस। कोई भी अगर आंख में इन्फ्लेमेशन, आंख में कह रहा हूँ बॉडी पूरी में कि कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये रिलीज़ होकर उस इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं नेचुरली। सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको ये कम कर देते हैं। और डिले वाउंड हीलिंग, ये जो अगर कोई ज़ख्म हुआ है तो उसको ठीक होने नहीं देते। तो ये इनके 3 फंक्शंस फार्माकोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल उस कैटेगरी में आ जाते हैं। नंबर 1 क्या है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। नंबर 2 हमारे पास है कि इम्यून रिस्पॉन्स को ये सप्रेस कर रहे हैं। नंबर 3 हमारे पास क्या है कि वाउंड हीलिंग को डिले करते हैं। नेक्स्ट एल्डोस्टेरोन जो ये सिक्रेट करते हैं, इसका काम क्या होता है? बेसिकली सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाना। इट्स फंक्शन आर एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी थ्रू अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इट स्टिमुलेट्स रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम by the renal tubules and excretion of potassium ions in the urine। सोडियम की रिएब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटेशियम को यूरिन में एक्सक्रीट आउट करवाता है। सोडियम रिएब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो accompanied by retention of water। सोडियम जब किडनी से रिएब्जॉर्ब होता है तो अपने साथ पानी भी लेके आता है, तो पानी वापस ब्लड की तरफ आता है। एंड देयरफॉर एल्डोस्टेरोन इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर टू। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर रहा है और ब्लड वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर रहा है। कैसे कर रहा है? सोडियम को एब्जॉर्ब करता है, सोडियम एब्जॉर्ब होता है तो साथ वाटर भी आता है। The blood potassium level regulates the amount of aldosterone produced by the adrenal cortex। अब कितना एल्डोस्टेरोन बनेगा वो उससे क्या चीज़ रेगुलेट करती है? ब्लड में पोटेशियम का लेवल कितना है। जितना ज़्यादा लेवल होगा उतना ज़्यादा एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होगा कि वो कहेगा पोटेशियम बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा तो इसको बॉडी से बाहर निकालो। और अगर लो पोटेशियम लेवल होगा तो फिर एल्डोस्टेरोन की मिनिमम सिक्रेशन होगी। एंजियोटेंसिन होता है वो भी स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन।